Anwar, roll number 1721, subject environment chemistry, topic for presentation mechanical method of waste treatment. Chemical method. The applicability of chemical treatment of waste depends upon the chemical properties of the waste constituents, particularly acid base, oxidation, reduction, precipitation and complexation, behavior, reactivity, flammability, corrosivity and other waste. मुख्तलिफ़ किस्म के हम लोग केमिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं वेस्ट ट्रीटमेंट को ट्रीट करवाने के लिए, उसको यूजेबल बनाने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है. इसमें हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयंस जो होते हैं ये कंबाइन होते हैं, देन हमारे पास वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है. एसिड बेस रिएक्शन जब हम करवा रहे होते हैं इसमें हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बन रही होती हैं. प्रॉब्लम किस तरह की होती है? जो वोलेटाइल सब्सटेंस होता है उसकी इवेपोरेशन हो जाती है. कुछ जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल सब्सटेंस हो जाते हैं. कुछ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हीट जो होती है वो जनरेट करने लग जाती है और कुछ जो होते हैं ऑपरेटर्स को अपने अंदर ही डिसॉल्व करने लग जाते हैं. इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो होते हैं न्यूट्रलाइजिंग एजेंट होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं और इन प्रॉब्लम्स को दूर कर रहे होते हैं. इसी तरह हम लोग ऐसे जैसे कि ये देखें, they have some problems होते हैं. they have include evolutions of volatile contaminants, mobilization of sample soluble substance, excessive heat generate with neutralization action and corrosion to apparatus. By adding too much or too little of the neutralization agent, it is possible to get a product that is too acidic or basic. जैसे कि हमारे पास लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि ट्रीट करवाई जाती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो कि इनएक्सपेंसिव होता है. इसी तरह हमारे पास एसिटिक एसिड होता है जो कि वीक एसिड होता है और इसके हम लोग लार्ज अमाउंट में इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके लिटिल हार्म होता है, मतलब इसका नुकसान इतने ज़्यादा नहीं होते हैं. ये हमारे पास न्यूट्रल और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होता है. न्यूट्रलाइजेशन एंड पीएच एडजस्टमेंट इज ऑफन रिक्वायर्ड प्रायर टू द एप्लीकेशन ऑफ अदर वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट मे रिक्वायर न्यूट्रलाइजेशन इंक्लूडिंग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, activated carbon sorption. Microorganisms usually require a pH in the range of 6 to 9, so neutralization may require prior to biochemical treatment. न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में पीएच जो होती है वो बड़ा रोल प्ले कर रही होती है. अगर मतलब हम लोग इस न्यूट्रलाइजेशन में पीएच को मेंटेन किया जाता है, एडजस्टमेंट उसकी की जाती है. उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर उनको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं साथ, तो हमारे पास इसकी जो पीएच रेंज होती है वो 6 to 9 की रेंज में होती है. ठीक हो गया. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है केमिकल प्रेसिपिटेशन. केमिकल प्रेसिपिटेशन इज यूज्ड इन हैज़ार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट प्राइमरली फॉर द रिमूवल ऑफ हैवी मेटल आयंस फ्रॉम वाटर एज केमिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ कैडमियम. केमिकल प्रेसिपिटेशन जो मेथड होते हैं इसमें डिफरेंट किस्म के और मेथड्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हैवी मेटल्स होती हैं उनको रिमूव करवाया जाता है वाटर में. जैसे कि कैडमियम है, उसको जब हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कैडमियम सल्फाइड होता है वो गेन होता है और हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो गेन हो रहे होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल्स. द मोस्ट वाइडली यूज मीन्स फॉर प्रेसिपिटेटिंग मेटल आयंस इज वाई द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस सच एज क्रोमियम हाइड्रोक्साइड्स. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है मेथड जो होता है प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल्स को यूज़ किया जाता है कि इसमें क्रोमियम हाइड्रोक्साइड्स होते हैं. क्रोमियम जो होता है वो हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, देन हमारे पास क्रोमियम के जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. द सोर्स ऑफ हाइड्रोक्साइड इन इज अ बेस सच एज, मतलब हम लोग जब हाइड्रोक्साइड्स को डिफरेंट मेटल या बेस के साथ कंबाइन करवाते हैं देन हमारे पास जो उसके ऑक्साइड्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. जैसे कि लाइम जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट जो होते हैं ये बन रहे होते हैं. मोस्ट मेटल आयंस टेंड टू प्रोड्यूस बेसिक साल्ट प्रेसिपिटेट्स सच एज बेसिक कॉपर सल्फाइड्स, सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड्स which form as solid and hydroxide जो is added to a solutions containing copper sulfate and solution sulfate. कॉपर और जो कॉपर सल्फेट जो होते हैं वो कॉपर जो होते हैं ना वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और हमारे पास जो होते हैं सोडियम कार्बोनेट्स होते हैं ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. which form a solids when hydroxide is added to solutions containing copper होते हैं and sulfate. मतलब हमारे पास ऐसे आयंस जिनके पास कॉपर और सल्फेट होता है वो क्या होते हैं हाइड्रोक्साइड के साथ जब उसको ऐड करवाया जाता है देन हमारे पास कॉपर सल्फेट और कैल्शियम जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. The solubility of many heavy metals hydroxides होता है reach a minimum value of at a pH in the range 9 to 11. हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं अगर इनकी सोलिबिलिटी जो होती है हैवी मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ
कम, अगर इनकी पीएच रेंज जो होती है वो 9 to 11 तक होगी तो इनकी सोलबिलिटीज़ जो होगी हैवी मेटल्स की, हाइड्रोक्साइड्स की, आयंस क्या होगी, कम होगी। लेकिन जैसे ही हम लोग पीएच को इंक्रीज़ करेंगे उनकी जो सोलबिलिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि ये देखा उन्होंने बताया कि देन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द पीएच वैल्यूज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्स एज दैट रिएक्शन। जिंक हाइड्रोक्साइड जो होता है जिसको हम लोग हाइड्रोक्साइड के साथ बनाते हैं तो देन हमारे पास जिंक के जो होते हैं ना 4 हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। केमिकल प्रेसिपिटेशन मेथड मोस्टली यूज फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल एज हाइड्रोक्साइड एज बेसिक सॉल्ट विद लाइम। केमिकल मेथड्स में मोस्टली जब हम लोग केमिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल्स में ज़्यादातर जो होता है ये वाला केमिकल मेथड यूज़ किया जाता है जिसमें मेटल्स की प्रेसिपिटेशन जो होती है वो हो रही होती है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज टू प्रेसिपिटेट हाइड्रोक्साइड आयन। डिफरेंट किस्म के इसमें हमारे पास जो होते हैं हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो रहे थे, जैसे कि आयरन का, लेड का कार्बोनेट भी बन रहा होता है। उसके बाद द कार्बोनेट एंड आयंस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड्स बाय वर्च्यू ऑफ हाइड्रोजन ऑफ वाटर। कार्बोनेट जब वाटर के साथ कंबाइन होते हैं देन हमारे पास हाइड्रोजन के जो होते हैं वो बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सम मेटल सल्फाइड्स आर एक्सट्रीमली लो, सो प्रेसिपिटेशन बाय हाइड्रोजन सल्फाइड्स और अदर सल्फाइड्स कैन बी वेरी इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब हम लोगों ने वो वाला मेथड यूज़ करना है जिसमें सब्सटेंस की जो सोलबिलिटी होती है वो कम से कम हो रही हो। तो जो सल्फाइड्स होते हैं उनकी सोलबिलिटी कम होती है, इस वजह से हम लोग ज़्यादातर जो होते हैं वो सल्फाइड यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है इज़ अ टॉक्सिक गैस होते हैं दैट इज इटसेल्फ कंसीडर बी हैजर्डस वेस्ट। हाइड्रोजन सल्फाइड को इतना यूज़ नहीं करते क्योंकि ये क्या होती है, डेंजरस होती है इटसेल्फ, और ये हमारे पास इतनी मतलब नहीं होती, इसको इसलिए नहीं यूज़ कर रहे होते हैं कि ये ख़तरनाक हो सकती है। इसकी बजाय हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, आयरन सल्फाइड्स कैन बी यूज्ड एज अ सेफ सोर्स ऑफ सल्फाइड आयन टू प्रोड्यूस सल्फाइड आयन प्रेसिपिटेट्स with other metals that less soluble than iron than hydrogen sulfides। तो हम लोग क्या उनसे यूज़ करते हैं गैस, आयरन सल्फाइड जो होते हैं उसको यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया कि मेटल सल्फाइड यहाँ पे कोई भी मेटल हो सकती है, जब हाइड्रोजन के साथ उसको कंबाइन करवाते हैं तो मेटल जो होती है वो अलग हो जाती है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है वो अलग हो जाती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि चिलेटेड मेटल्स कैन बी स्पेशली डिफिकल्ट टू रिमूव। चिलेटेड मेटल्स ऐसी मेटल्स होती हैं जो रिंग की फॉर्म में होती हैं, इनको रिमूव करवाना डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट क्यों होता है, क्योंकि इनकी रिंग्स बनी होती हैं, तो इनको रिमूव करवाने के लिए हम लोग EDTA का यूज़ कर रहे होते हैं। EDTA जो होता है, जब हम लोग चिलेटेड मेटल्स जो रिंग की फॉर्म में होती हैं उनके अंदर EDTA डालकर उन मेटल्स को रिमूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है को-प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल्स in which also remove metals from waste, for example the load from batteries industries wastewater with the iron hydroxides, raising the pH of the water waste consisting of the dilute sulfuric acid and contaminated with the lead ion precipitate. Lead has several species including lead sulfide, lead hydroxide and lead hydroxide, lead carbonate combine फॉर्म में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। को-प्रेसिपिटेशंस में हम लोग क्या करते हैं, लेड को यूज़ कर रहे होते हैं जो कि क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ में होता है, मतलब इंडस्ट्रीज वेस्ट वाटर के तौर पर होता है। इसको हम लोग रिएक्ट किसके साथ करवा रहे होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इससे हमारे पास जो होता है लेड सल्फेट, लेड हाइड्रोक्साइड और लेड कार्बोनेट जो होते हैं ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ कैन gelatinous iron hydroxide होता है form which can co-precipitates that leading to much lower values of leach concentration than otherwise possible. Effective removal of lead from battery industries waste water to below 2.52 ppm has been activated by first adding an optimum quantity of iron, adjustments of the pH range of 9 to 9.5, addition of polyelectrolyte। लेड की हम लोग जब कर रहे होते हैं, को-प्रेसिपिटेशन कर रहे होते हैं, तो इसमें जो होता है वो लेड का मेन रोल प्ले हो रहा होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो लेड होता है वो हमारे पास वाटर की जो बैटरी 0.5 ppm जो होता है वो एक्टिवेटेड होता है, फर्स्ट उसको किया जाता है। और उसके लिए जो pH की रेंज होती है वो हमारे पास 9 to 9.5 की रेंज में होती है। और इसके साथ इसको पॉलीइलेक्ट्रिक करवाया जाता है और साथ इसकी फिल्ट्रेशन भी करवाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन।
कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है। ऑक्सीडेशन में पता ही है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन जो होता है वो इसके ऑपोजिट होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो होती है उसको भी यूज़ किया जाता है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए। सम वेस्ट ऑक्सीडेंट जो होते हैं ट्रीट करवाए जाते हैं वाटर के साथ, और वाटर के साथ करवाए जाते हैं। ओजोन भी जो होता है उसको भी एज ऑक्सीडेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। ओजोन जो होती है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होती है दैट कैन जनरेट वन साइड बाय, मतलब इसको हम लोग जनरेट करवा सकते हैं कहाँ से, एयर से और ऑक्सीजन से। और एयर से जो इसकी होती है वो क्वांटिटी वो कितनी हम लोग ले रहे होते हैं वो 1 to 8% होती है, और जो हमारे पास ऑक्सीजन से होती है वो 2 to 5 जो होती है 8% इन ऑक्सीजन होता है। हैज़ बीन हैज़ यूज्ड टू ट्रीट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीडाइजेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी यही बता दिया हुआ है कि ओजोन जो होता है ये मेन ऑक्सीडेंट रिजेंट होता है। इसकी मदद से हम लोग क्या करवा सकते हैं, वेस्ट को ट्रीट करवा सकते हैं। और ओजोन जो होती है वो हम लोग एयर और ऑक्सीजन से ले रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ब्रेक डाउन, मतलब लाइसिस ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक करंट को कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। इसमें ये हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है, वन स्पीशीज जो होती है वो सोल्यूशन से इलेक्ट्रॉन्स को ले रही होती है, और जो दूसरी स्पीशीज होती है वो एट द कैथोड एंड अनदर गिव्स अप इलेक्ट्रॉन टू द एनोड। तो कैथोड in which one species in solution is reduced by electrons at the cathode and another gives up electrons to the anode and it is ऑक्सीडाइजर। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जो ये दो तरह के इलेक्ट्रोड को यूज़ कर रहे होते हैं सोल्यूशन के अंदर। एक जो होता है वो कैथोड के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, और जो एक होता है वो एनोड के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। जो कैथोड होता है वो क्या कर रहा होता है, रिड्यूस कर रहा होता है सोल्यूशंस में इलेक्ट्रॉन्स को, और जो एनोड होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को गिव्स कर रहा होता है, गेन कर रहा होता है एट एनोड पे। तो इसमें क्या होता है कि दे यूज फॉर कैडमियम कॉपर गोल्ड के लिए इसको यूज़ किया जाता है, लेड सिल्वर एंड जिंक के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। मेटल की रिकवरी के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई जाती है। इन मेटल मोर डिफिकल्ट बाय प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन विच स्टेबलाइज मेटल। साइनाइड अगर साइनाइड की प्रेजेंस होगी तो ये वाला प्रोसेस करवाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि साइनाइड जो होता है वो डेंजरस होता है। Electrolytic removal of contaminants from the solutions can by direct electrodeposition, particular of reduced metal as a secondary agents जो हैं। A specific example of both cadmium and nickel from waste water contaminates by nickel cadmium batteries manufacturing using cadmium and nickel using fibrous carbon electrodes। इसमें जब हम लोग निकल और कैडमियम की मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे तो उसके लिए हम लोग कौन से इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करेंगे, फाइब्रस कार्बन्स के इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करेंगे। इट रिमूव डायरेक्टली बाय रिडक्शन टू द मेटल, और मेटल की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, और जो वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो गेन करके कैडमियम की रिडक्शन हो जाएगी, और कैडमियम जो होगा वो रिलीज हो जाएगा। इसमें देखो कि जो हमारे पास कॉपर पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, और इसमें क्या हो रहा है कि कैथोड जो होता है इस पर रिडक्शन हो रही होती है, और जो एनोड होता है वहाँ पे किस पे क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है। और जो ऑक्सीडेशन होता है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा होता है, और जो रिडक्शन एज अ कैथोड होता है वो क्या कर रहा होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। और उसका ओवरऑल नेट रिएक्शन जो होता है कॉपर और वाटर का, वो हमारे पास कॉपर और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देता है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सेल था जिसमें हम लोग कैथोड और एनोड थे, वो इस सोल्यूशन में डिप किए हुए थे, और इलेक्ट्रॉन जो होते थे वो गेन कर रहे थे और लूज कर रहे थे। At relatively high cathodic potential hydroxide is formed by the electrolytic reduction of water। वाटर की जब रिडक्शन करवाते हैं, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो गेन हो रहे होते हैं, तो हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल आयंस जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और साथ ही हाइड्रोजन गैस जो होती है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। बाय द रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इट इज़ प्रेजेंट। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी देन हमारे पास ओनली हाइड्रोक्साइड जो होंगे वो रिलीज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यही उन्होंने बताया हुआ है कि जो कैडमियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये वाले है, जो कि थोड़ी सरफेस पे सफिशेंटली हाई कैडमियम होगा तो वो हमारे पास कैडमियम हाइड्रोक्साइड जो होंगे वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। द डायरेक्ट डेपोजिशन of nickel is too slow to significance, but it is precipitate as a solid sodium hydroxide at pH values below 7.5। लेकिन इसकी जो pH जो होती है अबव ज़्यादा रखी जाती है 7.5 से, जब हम लोग सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेशन करवा रहे होते हैं। क्लोरीन इज जनरेट बाय द एनोडिक ऑक्सीडेशन ऑफ एडिड क्लोरीन आयन। जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिकली जनरेटेड क्लोरीन होता है ना, देन ब्रेक्स
डाउन साइनाइड बाय सीरीज ऑफ रिएक्शंस फॉर विच द ओवरऑल रिएक्शन इज द फॉलोइंग। जब हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन होता है तो हमारे पास साइनाइड क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड्स कंबाइन होते हैं, क्लोरीन नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। हाइड्रोलाइसिस, जैसे कि इसके नाम से ये जाहिर है कि हाइड्रोलाइसिस में ब्रेक डाउन, वाटर की ब्रेक डाउन से हम लोग क्या करते हैं कि अनदर वे टू डिपॉजिट्स ऑफ केमिकल्स दैट आर रिएक्टिव विद वाटर इज़ टू अलाउ देम टू रिएक्ट। मतलब ये क्या करवाते हैं कि कोई भी केमिकल्स होते हैं उसको हम लोग क्या वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो फिर हमारे पास क्या होता है कि ये इज़ टू अलाउ देम टू रिएक्ट विद वाटर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन पे। जब हम लोग इसको रिएक्ट करवा रहे होते हैं देन हमारे पास क्या होता है हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस हो जाता है। साइनाइड अनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स जो होते हैं वो इसमें हम लोग क्या करवाते हैं, इसमें वेस्ट ट्रीट करवा रहे होते हैं। और इनऑर्गेनिक में हमारे पास आ जाते हैं कि हाइड्राइड्स, अमाइड्स, अल्कोक्साइड्स आ जाते हैं, और ऑर्गेनिक में हम लोग एस्टिक एसिड्स वगैरह को ट्रीट करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है केमिकल एक्सट्रैक्शन। केमिकल एक्सट्रैक्शंस में हमारे पास क्या होता है कि एंड लीचिंग में केमिकल एक्सट्रैक्शन और लीडिंग जो इन हैज़ार्डस वेस्ट ट्रीट इज इन द रिमूवल ऑफ हैज़ार्डस कॉन्स्टिट्यूट्स। इसमें जो हमारे पास ज़्यादा डेंजरस सब्सटेंस होते हैं ना उसको एक्सट्रैक्ट करवाया जाता है, जिसमें हमारे पास लेड कार्बोनेट जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास लेड और बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। अमाइंस, एनिलीन्स वगैरह इसमें जो होते हैं वो एक्सट्रैक्ट करवा रहे होते हैं। उसी के साथ हमारे पास अगर आयरन सल्फाइड होते हैं तो उसको हम लोग जब रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि आयरन हैवी मेटल्स जो होती हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं, जैसे कि कैडमियम और निकल जो होते हैं विच आर रिमूव विद वाटर। इनको वाटर के साथ रिमूव करवा दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आयन एक्सचेंज आता है। आयन एक्सचेंज में केटाइंस और एनाइंस होते हैं। जो केटाइंस जो होते हैं वो क्या उसको अरेंज करवाया जाता है। केटाइंस और एनाइंस होता है वो हम सोल्यूशन ऑन टू अ सॉलिड्स रिंस के ऊपर इनको सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन ऑन टू अ सॉलिड, कोई भी सॉलिड किस्म का रेंज होती है, सॉलिड किस्म की उनको सपोर्ट दी जाती है, उसके ऊपर कैटायंस और एनायंस का जो होता है वो सॉल्यूशंस को पास आउट करवाया जाता है। जब उसमें से सॉल्यूशन जो होता है वो पास आउट करवाता है, जो नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं। जब वो अट्रैक्ट करते हैं तो इस तरह जो वेस्ट होता है वो क्या हो जाता है सेपरेट हो जाता है। जैसे कि ये दिखाया 2 हाइड्रोजन प्लस कैडमियम जो होता है वो करवाते हैं, तो कैडमियम और हाइड्रोजन का मतलब कैटायन और एनायन जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाई जाती है ना, सेम जो होता है हमारे पास ये वाला प्रोसेस ऐसे ही किया जा रहा होता है। थर्मल ट्रीटमेंट मेथड आ गया। थर्मल जैसे कि इसके नाम से जाहिर है थर्मल हीट, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है इसके लिए, तो इसमें डिफरेंट किस्म के मेथड जो होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंसनरेशन आ जाता है, और नेक्स्ट हमारे पास इंसनरेबल सिस्टम होता है कि उसमें क्या होता है। इंसनरेशन में हम लोग देखते हैं कि दे विल डिफाइन हैज़ अ प्रोसेस, ये इसकी डिफाइन है, दैट इन्वॉल्व्स एक्सपोजर टू द वेस्ट मटेरियल्स टू ऑक्सीडाइज कंडीशन एट हायर टेम्परेचर यूजली इन एक्सेस ऑफ 900। इसमें उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जो वेस्ट होता है उसको ऑक्सीडाइज करवाया जाता है। टेम्परेचर की रेंज जो होती है वो 900 सेंटीग्रेड तक होती है। नॉर्मली द हीट रिक्वायर्ड फॉर इंसुलेटर कम्स फ्रॉम, ज़्यादातर जो होती है वो ऑक्सीडेशन मतलब ओरिजिनली बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन से गेन हो रही है, लेकिन समटाइम्स इसको हम लोग एज अ सप्लीमेंट्री फ्यूल से भी गेन कर रहे होते हैं। ये इसका रिएक्शन दिखाया गया है कि ऑर्गन कार्बन और जब ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं देन हमारे पास हीट और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो गैस रिलीज हो रही होती है। इसी तरह नीचे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं देन हमारे पास वाटर और हीट जो होती है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। ये वाला जो मतलब इंसिनरेशन मेथड होता है इसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर एंड जनरेट हीट रिक्वायर फॉर, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। हीट जो होती है वो हम लोग खुद से दे रहे होते हैं, ये हीट को क्या कर रहे होते हैं एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, इस वजह से ये वाला प्रोसेस जो होता है वो हो रहा होता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास इंसिनरेबल वेस्ट। Ideally incinerable waste are predominant organic materials that will जितना भी द हीटिंग वैल्यूज ऑफ, इसमें भी यही बताया गया कि इस इंसिनरेबल वेस्ट थर्मल मतलब इसमें ये वाले प्रोसेस आ रहे हैं कि इंसिनरेशन इंसिनरेबल वेस्ट, तो इसमें भी क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जो होती है हीट की ज़रूरत होती है। हीट की जो उसको बर्न किया जाता है, कितने पे इसको बर्न किया जाता है 5000 IB एंड प्रेफरेबली ओवर 8000। Such heating values are rarely attained with waste heating high or
हाई कंटेंट ऑफ द मोस्ट कॉमनली इंसिनरेबल वेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब ये वाले ज़्यादातर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए इतनी ज़्यादा रेंज में इंसिनरेबल वेस्ट जो करवा रहे होते हैं, इतनी रेंज में उनको जो हीट वो चाहिए होती है। इटोलिन, इथेनॉल, एमाइल, एसीटोन, ऑर्गेनिक डिफरेंट तरह के एडिपिक एसिड, ये सारे क्या आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं। तो इस वजह से तो इनको ऐसे ट्रीट करवाया जाता है इतनी हीट दे के। सम सब्सटेंस होते हैं नॉट बर्न, कुछ सब्सटेंस हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको हम लोग जो होता है वो बर्न नहीं कर रहे होते हैं, तो उनको हम लोग वैसे ही फ्यूल या पेट्रोलियम के ज़रिए ही बर्न उनको ट्रीट करवा रहे होते हैं, तो इनको हम लोग नॉन फ्लेमेबल कहते हैं। और जैसे इनमें हमारे पास ऑर्गेनोक्लोरो आ जाता है, वेस्ट जो होता है जो नॉन फ्लेमेबल होता है, जिसको हम लोग बर्न नहीं करते बल्कि इसको फ्यूल और पेट्रोलियम से ट्रीट करवा रहे होते हैं, सोइल आ जाता है इसमें। इन विच द एलिमिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स इनऑर्गेनिक भी मैटर्स जो होते हैं, इसमें उन्होंने यही बताया कि अदर इनऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं। ऑर्गेनिक में मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग ये वाला मतलब प्रोसेस जो होते हैं वो करवा सकते हैं। ऑर्गेनिक में हेट्रो एलिमेंट्स भी होते हैं जो कि नॉन फ्लेमेबल होते हैं, इनको बर्न नहीं किया जाता बल्कि इनको फ्यूल और पेट्रोलियम की मदद से ट्रीट करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हैज़ार्डस वेस्ट फ्यूल। मैनी इंडस्ट्रीज वेस्ट इंक्लूडिंग हैज़ार्डस वेस्ट और burn as hazardous waste fuel for energy recovery in मतलब हैज़ार्डस वेस्ट फ्यूल कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, तो उनको क्या करवाते हैं, उनको भी हम लोग बर्न करवाते हैं फ्यूल फॉर एनर्जी की रिकवरी के लिए। तो ऐसा प्रोसेस करने के लिए हमें इंडस्ट्रियल फर्नेस एंड जो बॉयलर्स एंड इंसिनरेटर्स फॉर मैनी हैज़ार्डस वेस्ट सच एज सेवेज स्लज इंसिनरेटर्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड को इंसिनरेशंस। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, को इंसिनरेशंस कहेंगे, जिसको हम लोग बर्न करने के लिए इंडस्ट्रियल फर्नेस बॉयलर्स वगैरह का यूज़ कर रहे होते हैं, इंसिनरेटर्स का यूज़ कर रहे होते हैं। द मोर combustible waste are utilized by it then are burned slowly for the purpose of waste destruction. In addition to heat recovery from combustible waste, it is major advantages to use an existing one-site fertile for waste deposits rather than a separate hazardous waste incinerators. इसमें क्या होता है कि hazardous waste जब हम लोग बर्न करें तो इसकी जो होता है वो कुछ जो होता है ऊपर की तरफ डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। इसकी बजाय कि हम लोग इसको अलग से इंसिनरेट करवाएं तो सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ जो होता है वो ऊपर की तरफ डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। आज का हमारा ये वाला टॉपिक पूरा हुआ, जिसमें हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट केमिकल मेथड्स होते हैं, उसको हम लोग यूज़ करके कैसे हम लोग जो होते हैं वो वेस्ट को ट्रीट करवा रहे होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन देखा, केमिकल प्रेसिपिटेशन देखी, को प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल्स देखा, उसके बाद हम लोगों ने आयन एक्सचेंज को देखा, इलेक्ट्रोलाइसिस को देखा, हाइड्रोलिसिस को देखा, उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट जो थे हमारे पास थर्म के ज़रिए से जो थर्मल हीटिंग यानी कि हीटिंग की मदद से हम लोग करवा सकते थे उनको देखा। उनमें हमारे पास इंसिनरेशंस, इंसिनरेबल वेस्ट, हाइड्रोलिसिस वेस्ट, ये सारे क्या थे, थर्मल की मदद से हम लोग ये वाले प्रोसेस कर रहे थे। तो थर्मल यानी कि हीट अपनी मदद से देकर तो वो वाले हम लोग प्रोसेस करवा रहे थे। आज का हमारा टॉपिक केमिकल मेथड ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट था।